चलिए, गुड मॉर्निंग फिर से सबको। शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम यूनिट 6 को पढ़ना शुरू कर चुके हैं। यूनिट 6 का ये सेकेंड लेक्चर है, जिसमें हम उसके अपडेटेड आंकड़ों के साथ साथ जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी पढ़ रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्यों पढ़ना जरूरी है? क्योंकि हमने पिछली एग्जाम में देखा कि बेसिक कॉन्सेप्ट से कोई क्वेश्चन नहीं था, लेकिन बेसिक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पर डिपेंड होकर के एक क्वेश्चन बन गया था। जब एसएलआर की उसने 2007 की रेट पूछी तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन था। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लास शुरू करने से पहले गणेश जी को याद कर लेते हैं, श्री गणेशाय नमः बोलते हुए, और मेरी शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम मूल टॉपिक पर आते हैं। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 को पास होना, ये हमारा मेन टारगेट है। मतलब हमें और किसी चीज से कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 निकालनी है। अगले 15 दिन में मैं आपको पूरी 6 यूनिट कवर करा दूंगा। मैं ज्यादा यूनिट, मतलब एक दिन में 2-3 लेक्चर लेने पड़े तो ले लूंगा, लेकिन 15 दिन से ज्यादा इसे नहीं खींचूंगा। और इसको बार बार एग्जाम तक आपको बार बार रिवाइज कर लेना है। आप सबको ये बात याद हो कि हमारे एग्जाम में पास होने की 3 कीज है, एक 6 यूनिट, एक 10th यूनिट और एक 9th यूनिट। मतलब 6, 9 और 10, ये 3 यूनिट जिसने कीज के रूप में यूज कर ली, जिसने बहुत अच्छे से इनको कवर कर लिया, वे सब एग्जाम में पास होते दिखाई देते हैं या उनको ज्यादा नंबर होते हैं। सर, क्लास के बाद के डेली क्लास के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल नहीं हो सकते क्या? प्रिंट आउट नहीं बचा। एक बात यहाँ पर क्लियर है कि मेरी जो क्लास है उसके नोट्स प्रिंटेबल फॉर्मेट में अवेलेबल नहीं होंगे, वो आपको नोट डाउन करना होगा। 6 यूनिट जब कंप्लीट होगी तो मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। और बाकी जो 1 डे के लेक्चर फॉर्मेट होती है जिसमें हम याद करते हैं, वो आपको केवल और केवल प्रिंटेबल फॉर्मेट में ना होकर रीडेबल फॉर्मेट में होंगे। बाकी सारी क्लासेस कल रात को हमने प्रिंटेबल फॉर्मेट में डाल दी है। आप बाकी सारी क्लासेस को प्रिंट कर सकते हैं, केवल मेरी जो याद करने वाली क्लास है उसको प्रिंटेबल फॉर्मेट में नहीं दिया जाएगा। वो आपको या तो नोट डाउन करनी होगी या फिर जैसे आपको उचित लगता है उसमें कुछ ना कुछ करके चेंज करके करना पड़ेगा। तो जो याद करने की क्लास है, तो नाम ही याद करने की क्लास रखा है ना, तो उसको प्रिंट क्यों निकालना है? उसका प्रिंट हम देंगे भी नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है वो क्लास। बाकी सारी क्लासेस प्रिंटेबल होंगी। 6 यूनिट का भी कोई टॉपिक्स जो बड़े बड़े हैं वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम आप सबको सर्व करेंगे। कल रात को बाकी के यूनिट्स हमने प्रिंटेबल कर दी है, आप वहां से प्रिंट निकाल सकते हैं। चलो 6 यूनिट पे आओ। मैं अभी आप सबको ये बात बता रहा था कि भाई अगर हमें एमपीपीएससी प्री पास करनी है तो 6 यूनिट, 10th यूनिट और 9th यूनिट, ये 3 यूनिट जिसने पकड़ ली, जिसकी ये 3 यूनिट बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, उसका प्री नहीं निकल। प्री मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस बंदे की जिसका इन यूनिट में से 10 नंबर आ जाए, उसका वो प्री रुक जाए, पॉसिबल नहीं है। साथ में एमपीपीएससी में एमपी को पकड़ना होता है। एमपी के लिए मैं आपको एक बहुत सिंपल सा रास्ता बता रहा हूँ कि रात को हमने जो 30 क्वेश्चन की, 40 क्वेश्चन की जो सीरीज शुरू की है, अगर वो पूरी भी कवर कर ली ना, तो फिर और कुछ करने की जरूरत नहीं। भले एमपी पढ़ के ही मत जाओ, उतने में ही आएगा, उससे बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लस मैं आप सबको पहले बोल चुका हूं, आप एमसीक्यू रोज लगाते रहिए। भाई एमसीक्यू लगाने से हमारी चीजें बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। टेस्ट कम लगाओ, एमसीक्यू ज्यादा लगाओ। टेस्ट तो हफ्ते में एक बार ही लगाना है अभी, क्योंकि अभी एग्जाम से हम बहुत दूर हैं। आगे बढ़ो। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चल रहे हैं। कल इस क्लास में मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट की जीडीपी क्या होती है और भारत की स्थिति, भारत की अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की जीडीपी का क्या योगदान है, बजट क्या होता है, भारत के बजट में मध्य प्रदेश के बजट का क्या योगदान है, फिर क्षेत्रवार विभाजन की प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, द्वितीय क्षेत्र क्या होता है, तृतीय क्षेत्र क्या होता है, ये समझा। आज हम नए कॉन्सेप्ट से वहीं से उसी क्लास के अगला पॉइंट, अगर कल मेरी 2 घंटे की क्लास होती तो उसके नेक्स्ट पॉइंट ये पढ़ाता मैं, प्रति व्यक्ति आय। क्या पढ़ाता? प्रति व्यक्ति आय। तो ये बहुत अच्छे से सुन लो, ध्यान से समझ लो क्या मैं इसमें कहना चाहता हूँ। प्रति व्यक्ति आय में पहले हम भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रति व्यक्ति आय देखेंगे और उसमें हम मध्य प्रदेश की स्थिति देखेंगे।
देखो भारत की अगर हम बात करें प्रति व्यक्ति आय की, पहले तो ये समझो कि प्रति व्यक्ति आय क्या होती है। क्या होती है प्रति व्यक्ति आय? मैं सीधे बहुत उलझाते हुए ना कहूं तो यूं कह दूं पर कैपिटल इनकम, इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दे तो पर कैपिटल इनकम कह देंगे। कहीं कहीं आपको पर कैपिटल इनकम की जगह पीसीआई भी लिखा हुआ मिलेगा, दोनों एक ही है, सब कुछ एक है। तो ये पर कैपिटल इनकम होती क्या है? तो हमारे पूरे देश की जो इनकम है उसमें अगर मैं अपनी जनसंख्या का भाग लगा दूं, मतलब हमारा देश का टोटल इनकम और उसमें हमने अगर पॉपुलेशन का भाग लगा दिया तो जो आया वो क्या है? वो पर कैपिटल इनकम है। मतलब अगर मैंने यहाँ अपने देश में धीरू भाई अंबानी, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, अडानी फडानी सबका पूरे देश में जितना साल भर में कमाया, और देश साल भर जो कमाता है वो क्या हो जाता है? वो हमारा क्या होता है? जीडीपी होता है। तो अगर मैं अपनी जीडीपी में यहाँ पर भाग लगा दूं अपनी पॉपुलेशन का, तो क्या निकलेगा? पर कैपिटा इनकम। क्या दिमाग में? पर कैपिटा इनकम माने प्रति व्यक्ति आय। एक एक इंडिविजुअल इंसान की कितनी सैलरी है हमारे देश में, वो हमें इससे पता चलता है। तो ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब भारत में हम कितना कमाते हैं, हर एक आदमी की इनकम कितनी है और फिर मध्य प्रदेश में कितनी है? 2023-24 एकदम अपडेट आंकड़ा, इससे नया तो है ही नहीं। हम लास्ट जो हमारे पास है, क्योंकि 23-24 कंप्लीट ही 2023-24 कंप्लीट हुआ कब? 31 मार्च 2024 को। इसके बाद तो कोई फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट ही नहीं हुआ, तो इनकम मिलेगी ही नहीं। तो 2023 जो लास्ट और एकदम अपडेटेड है वो हम आंकड़ा आपको दे रहे हैं कि भारत की प्रति व्यक्ति आय लगभग 2700 अमेरिकी डॉलर है। ये अमेरिकी डॉलर में क्यों किया जा रहा है भैया? क्योंकि जो रेटिंग एजेंसीज होती है वो जनरली अमेरिकी डॉलर्स में इसका कैलकुलेशन देती है, और हम कहीं पीछे ना रह जाए इसलिए इसी फॉर्मेट में कैलकुलेशन किया है। याद रखना भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 2700 अमेरिकी डॉलर। कितना है? थोड़ा याद करने में भी आसान हो जाएगा, नहीं तो उधर 1,40,000 से ज्यादा हो जाएगी तो दिक्कत आएगी। फिर आईएमएफ द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 1 जुलाई 2024 की स्थिति में भारत की प्रति व्यक्ति आय जो है वो 2.2 लाख रुपए है। कितनी है? 2.2 लाख रुपए। मतलब हर आदमी हमारे देश में 2.28 लाख रुपए कमाता है। अगर वो हमसे पूछे कि भारत सरकार का आंकड़ा क्या है, तो वो है 2700 डॉलर, जो हमने विश्व के पटल पर रखा कि हमारा देश का हर व्यक्ति इतना कमाता है। आईएमएफ ने विश्व के पटल पर भारत का क्या रखा? तो भारत के लिए उन्होंने रखा 2.28 लाख। मतलब हर एक आदमी का पैकेज है 2,28,000 का। क्लियर हो गया? यहाँ मध्य प्रदेश की स्थिति, मध्य प्रदेश की स्थिति में भैया देख लो, मध्य प्रदेश की स्थिति में दो चीजें हमें देखनी है, एक प्रचलित कीमत और एक स्थिर कीमत। ये कंटा ही खत्म करता हूं पहले में कि ये प्रचलित कीमत क्या होती है भैया और स्थिर कीमत क्या होती है। देखो आज का जो भाव है, रोज उतार चढ़ाव होता है, तो भाव जो है अगर हम आज की तारीख में देख ले तो वो होता है प्रचलित कीमत। और स्थिर कीमत का मतलब किसी एक पुराने साल से, पुराने साल के साथ जब हम तुलना करते हैं, और वो पुराना साल कौन सा होता है? वो आधार वर्ष होता है। किसी एक आधार वर्ष से तुलना करने के पश्चात हमारा जितना वृद्धि या फिर जितना कमी नजर आता है उसे हम कहते हैं स्थिर कीमतों पर आय या स्थिर कीमतों पर जो भी, मतलब दोनों में डिफरेंस है। प्रचलित कीमत और स्थिर कीमत में अंतर होता है। प्रचलित माने इसी साल का कैलकुलेट किया हुआ, स्थिर माने किसी पुराने आधार वर्ष में और आज के साल में जो अंतर है उसके आधार पर कैलकुलेट किया हुआ। तो स्थिर कीमत और प्रचलित कीमत ये दो ऐसी कीमतें होती हैं। मध्य प्रदेश में प्रचलित कीमत, अब याद रखना प्रचलित हमेशा ज्यादा होगा, के अनुसार प्रति व्यक्ति आय 1,42,565 रुपए है। कितना? 142,565। बड़ा आसान है भाई, 142,565। ऐसे भी याद रख सकते हैं, नहीं याद रखना तो केवल 1,42,000 रख लो। वर्ष 2003-4 में प्रति व्यक्ति आय केवल 13,465 रुपए थी।
या 565 या 465 या 1,42,000 या 13,000 थी। तो पहले जो 2003-4 ये 2003-4 ही क्यों रखा? क्योंकि 2003-4 से पहले दूसरी सरकारें हुआ करती थी, उसके बाद बीजेपी की सरकारें आने लगी, तो उन्होंने अपना कैलकुलेशन बताया कि जब हमारी सरकार आई थी तब हमारे देश का या मध्य प्रदेश का एक आदमी साल भर में 13,000 रुपए कमाता था, जो अब 1,42,000 रुपए कमा रहा है, जो कि उस समय कमाए हुए पैसे का 11 गुना है। कितना है? 11 गुना। मतलब 13 में 11 को गुना कर दो तो ये आएगा, 13 में 10 का गुना करेंगे तो 130 हो जाएगा, और फिर 13 कर लेंगे तो 143 हो जाएगा, तो 11 गुना हो गया। सिंपल लॉजिक समझ आए? तो ये पुराने से 11 गुना है, क्योंकि आंकड़ों में सरकार ऐसे ही बातों को प्रेजेंट करती है ना कि हमने कितना वृद्धि कर लिया, इसलिए ऐसी बातें पूछ भी ली जाती है। स्थिर भाव पर अब वही मैंने प्रचलित कीमत बता दी। स्थिर भाव पर अब आधार वर्ष चाहिए, तो स्थिर भाव में एक वर्ष होता है आधार वर्ष। 2011-12 में प्रति व्यक्ति आय जो थी वो 38,497 रुपए थी, जो 2024 में बढ़ करके 66,444 रुपए हो गए। एक बहुत सामान्य सा लॉजिक मैं आप सबको बता दूं कि देखो भाई, प्रचलित कीमत में अगर जो मूल्य आ जाए 1,42,565 रुपए, तो इसको सीधा बटे 2 कर दिया करो तो स्थिर कीमत आ जाती है। तो इसको बटे 2 करेंगे 70,000 आएगा, लेकिन वो समझने की बात है, एग्जैक्ट नहीं आता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, तो यहाँ पे 65,000 आ गया। तो ये डिफरेंस है 1,42,000 और स्थिर कीमतों पर आज की हमारी इस साल की मध्य प्रदेश के लोगों की इनकम है स्थिर कीमतों पर 65,000। क्या ये दोनों बातें आप सबके दिमाग में सेट हो गई कि मैंने अभी तक ये समझाया प्रति व्यक्ति आय क्या होती है और भारत की प्रति व्यक्ति आय क्या है, वो डॉलर में क्योंकि कैलकुलेशन चलते इसलिए डॉलर में बताया, मध्य प्रदेश का लाख में पूछा जाता है इसलिए लाख में बताया। और इसी बात पर पिछली परीक्षा में एक प्रश्न भी पूछा गया था एमपीपीएससी 2024 में। तो ये बहुत आसान कैलकुलेशन है, रट लो भाई कि भारत की प्रति व्यक्ति आय $2700 प्रति व्यक्ति है और IMF के हिसाब से हमारी जो इनकम है वो 2,28,000 है। 2,28,000 में देखो इसको आधा करें तो 28 का आधा करेंगे 14 आता है और इसका आता है 1। इस 14 को उल्टा गिन लो, उल्टा पढ़ लो, 41 पढ़ाते हैं ना, तो 1,41,000 या 1,42,000 मध्य प्रदेश की इनकम है प्रति व्यक्ति। और उस इनकम में भी अगर हम और अंदर घुसे तो स्थिर कीमतों पर हमारी और आधी हो जाती है, जो कि कितनी है 66,461 रुपए। क्या ये दिमाग में सेट हो गया? 66,441 ये प्रति व्यक्ति आई है। और ये एक आंकड़ा इंपॉर्टेंट है इसीलिए पढ़ा रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो छोड़ दूंगा मैं। चलो आगे बढ़े। जी ठीक है। चलो मुझे लगा कोई प्रश्न होगा, चलो आगे बढ़ो। अब हम आते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पे। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हमको फिर भारत का देखना है, फिर मध्य प्रदेश का देखना है। भारत में मध्य प्रदेश की स्थिति देखनी है, कैसे करेंगे भाई? तो पहले तो ये समझो कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या होता है। तो यहाँ बहुत उलझाऊंगा नहीं, क्योंकि दो प्रकार के निवेश होते हैं, एक पोर्टफोलियो निवेश होता है और एक इंडिविजुअल निवेश होता है। वहां नहीं जाएंगे क्योंकि फिर हम इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट खोदने लगेंगे। यूं समझो कि ये भारत देश है, बस इतना सा समझ लो कि ये भारत देश है। यहाँ पर विदेश के लोग आकर के पैसा लगाते हैं। अब वो दो प्रकार का पैसा लगा सकते हैं, या तो वो पैसा लगाते हैं हमारे यहाँ पहले से बनी हुई कंपनियों में, या हमारे यहाँ जो पहले से फैक्ट्रियां चल रही उनके बॉन्ड खरीद ले, उनके शेयर खरीद ले, या उनका हिस्सा खरीद ले, या फिर वो खुद आकर के एक फैक्ट्री लगा दे। ये दो तरीके होते हैं लोगों के भारत में निवेश करने के। सिंपल सा लॉजिक है। मान लो कि मार्क जुकरबर्ग नाम का एक व्यक्ति है। जुकरबर्ग ये एक व्यक्ति है जिसके पास अमेरिका में खूब पैसा है और उसकी इच्छा है कि मैं भारत में एक फैक्ट्री खोलूं। तो दो तरीके हैं, या तो वो भारत में किसी एक व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप करे, या पुरानी जो खोली गई कंपनी है फैक्ट्री उसको खरीद ले, या फिर वो अपनी खुद की एक नई फैक्ट्री डाले। दो तरीके हो गए ना। तो जब वो फैक्ट्री खुद की खोलेगा तो ये दोनों तरीकों में फैक्ट्री खुद की खोली जा रही है, ये एक तरीका हो गया। या फिर वो चाहे कि नहीं मैं खुद का कुछ नहीं खोलूंगा, मैं तो
जो यहाँ पहले से 50 कंपनियां हैं उनमें 10-10% हिस्सेदारी खरीद लेता हूं। तो एक ये तरीका होता है। इन दो तरीकों में जो सबसे आसान तरीका होता है वो कहलाता है, आसान माने किसी और कंपनी के शेयर खरीद लेना, वो कहलाता है FDI, जिसको हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मतलब फॉरेन माने विदेशी, डायरेक्ट माने प्रत्यक्ष, इन्वेस्टमेंट माने निवेश, निवेश माने उनके हिस्से में एक हिस्सेदारी खरीद लेना या पैसे को उसमें डाल देना, पैसे का इन्वेस्टमेंट कर देना। तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ये देखो मैं बहुत चाहूं तो इस कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग में पूरा खोल दूंगा, लेकिन फिर मैं 15-20 मिनट आधे घंटे खराब करूं। मैं नहीं चाहता कि बेसिक कॉन्सेप्ट में जाए, क्योंकि इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट आधे घंटे में समझाऊंगा तो इकोनॉमिक्स 1 महीने में पढ़ने वाला 3 महीने में पहुंच जाएगा। इसलिए यहाँ घुसना नहीं, क्योंकि ये नहीं पूछेगा। मेंस के टाइम की बातें हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है, केवल रटना ये है, हमें प्री के हिसाब से याद रखना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्तीय वर्ष 2023-24 जो कि आखिरी आंकड़ा है, उसके बाद तो आंकड़ा आया ही नहीं है, देश में कुल FDI मतलब टोटल FDI के माध्यम से जो टोटल पैसा आया वो था 70.95 बिलियन डॉलर। क्या था? 70.95, थोड़ा सा और हो जाता तो आसान रहता याद करना, 71। चलो अभी हम थोक में याद कर लो, 70 बिलियन डॉलर। क्या आया? 70 बिलियन डॉलर, ठीक है, ये याद रह जाएगा। सॉरी, 70 बिलियन अरब डॉलर, ठीक है। और इस कुल FDI में इक्विटी प्रवाह 40 से 42 बिलियन डॉलर था। ये भले याद मत रखो, ये कोई काम का पॉइंट नहीं है। FDI टोटल कितना आया ये याद रख लो। अब हम मध्य प्रदेश पाते हैं, क्योंकि भाई भारत तो कोई चीज है ही नहीं ना। भारत में जो भी पैसा आएगा, भारत में जो भी पैसा आएगा वो या तो मध्य प्रदेश को मिलेगा, या गुजरात को, या राजस्थान को, या महाराष्ट्र को, किसी राज्य को मिलेगा। तो उसमें से राज्य कौन सा ज्यादा खींचा इस पैसे को? तो हमारा जो मध्य प्रदेश का डिपार्टमेंट है DPIIT, इसका नाम अभी पिछले 2-3 सालों में बदला, और ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि दीपम इस विभाग का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है। DPIIT का क्या फुल फॉर्म होता है? वित्त वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक मध्य प्रदेश में कुल विदेशी निवेश का आवंटन 3,609 करोड़ रुपए रहा। 2022-23 में जो 303 करोड़ रुपए से का पैसा हमारे पास आया था वो बढ़ करके, वो क्या हुआ, तो थोड़ा सा बढ़ की तुलना में 2023-24 में बढ़ करके नहीं, घट करके, मैंने गलत बोल दिया है, घट करके ये जो पैसा है वो 195 करोड़ रुपए ही रहा। मतलब अब हमें कम पैसा मिला है पिछले साल। तो मतलब ये हुआ, बहुत कॉमन सी बात थी कि पिछले 3 सालों में हमें टोटल 3,000 करोड़ रुपए मिले, और उसमें से ये 3,600 करोड़ रुपए का FDI हुआ, जिसमें 22-23 में हमें 303 करोड़ रुपए जो मिला था उसकी तुलना में पिछले साल हमें 195 करोड़ रुपए ही मिला, जो कि कम है, जो FDI में मध्य प्रदेश की कमी को दर्शाता है। तो यहाँ से 2 बातें रखनी है कि भारत में जो FDI हमें मिला उसमें हमारी हिस्सेदारी बहुत कम होती है, मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी बहुत कम होती है, और उस हिस्सेदारी में भी और पिछले साल की तुलना में इस साल हमारा हिस्सेदारी घट गया है, ये भी याद रख लेना। तो ये FDI वाले पॉइंट में ये बहुत बेसिक सी बातें क्लियर रखो कि हमारा जो FDI होता है वो कम होता है और वो भी घट जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज पॉलिसी एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, हाँ, इसका नाम कब रखा गया? थैंक यू भाई उमा, थैंक यू। चलो अच्छा, तो आपने नाम बताया। साक्षी, थैंक यू तुमको भी, तुम दोनों ने अच्छे से इसका डिपार्टमेंट का नाम बताया। बस इतनी ही अवेयर रखनी है, या इतनी सी ही अवेयरनेस चाहिए कि हमें ये पता हो कि मध्य प्रदेश में कौन से डिपार्टमेंट का नाम कौन सा डिपार्टमेंट कर दिया गया है। बस इतनी जानकारी रहेगी तो आपको याद रहेगा। अब अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हो तो आपको जो चिकित्सा शिक्षा विभाग है उसका मर्जिंग कहीं करके उसके नाम में कुछ परिवर्तन आया। हमारे शिक्षा मंत्रालय के नाम में कुछ परिवर्तन, छोटे छोटे नाम में परिवर्तन, थोड़े थोड़े से,
नाम बेसिक वैसे ही थोड़ा थोड़ा सा चेंज है, ये अवेयरनेस होनी चाहिए। तो ये पॉइंट क्लियर रहा। अभी तक हमने दो बातें की, एक प्रति व्यक्ति आय देखी भारत की और मध्य प्रदेश की तुलना की, फिर हमने प्रति व्यक्ति आय देखी, सॉरी एफडीआई देखा भारत का और उसमें मध्य प्रदेश की तुलना। क्लियर है। अब हम निर्यात, निर्यात क्या होता है, देखो दो चीजें होती हैं। अगला पॉइंट जो हम देखेंगे वो दो पॉइंट्स में देखेंगे, एक होता है आयात और एक होता है निर्यात। इसे हम इंग्लिश में कह दे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। क्या कह दे, एक्सपोर्ट कह दो इसे और इसे हम इंपोर्ट कह दो, बड़ा आसान हो जाएगा आई की कहना पे। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में तो इंपोर्ट पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल एक्सपोर्ट, क्योंकि हमने विश्व को क्या बेच दिया ये पूछा जाएगा, ये हमारे काम का है। देखो आज मैं बहुत लेट हो गया, पुनः कोई बात नहीं। निर्यात जो है उसका मतलब हमारा देश पूरे विश्व को क्या बेचता है। तो अब देश तो कुछ बेचेगा ही नहीं, क्योंकि देश के अंदर जो राज्य है वो बेचेंगे ना। भाई ये बताओ कि इस नक्शे में या जम्मू कश्मीर या हरियाणा, पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये सब हटा दो तो फिर भारत नहीं बचेगा। तो भारत जो भी बेचता है उसमें कुछ राज्य बेचते हैं, राज्य का हिस्सा होता है। तो यहाँ याद रखना है निर्यात का क्या स्टेटस रहा इंडिया का और फिर मध्य प्रदेश का। तो ये दोनों हमें पॉइंट क्लियरली याद रखने हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में 2023-24 जो कि लास्ट का साल है में भारत का कुल निर्यात कितना है, 776 करोड़ सॉरी अरब डॉलर। कितना है, 776 अरब डॉलर। इसको याद कैसे रखेंगे, तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी मूवीज में 786 एक ऐसा बिल्ला नंबर बताया जाता है ना, मुस्लिमों का लकी नंबर माना जाता है 786। इसको हम थोड़ा सा मोल्ड कर लें, 786 जो कि लकी नंबर होता है मुस्लिम धर्म के हिसाब से, उसे 786 ना पढ़ते हुए 766 पढ़ लेते, 776 पढ़ लेते हैं, तो ये याद हो जाएगा। इतने अरब डॉलर का हमने निर्यात पूरे विश्व को किया, मतलब इतना रुपए का सामान भारत ने बेचा। 2022-23 की तुलना अगर उससे की जाए कि उस भारत ने कमी की या वृद्धि की, 2-3 सालों में तुलना करके ना कि भारत ने इस साल बेचा और पिछले साल से ज्यादा था कि कम था, तो पिछले साल से 0.04%, कितना 0.04% ज्यादा था। मतलब हम पिछले साल जो बेचे थे उसकी तुलना में इस साल थोड़ा सा, इतना सा ज्यादा बेचे। भारत का चैप्टर क्लियर हो गया। अब जो बेचा उसमें मध्य प्रदेश की स्थिति देख लेते हैं। 2023-24 में मध्य प्रदेश का कुल निर्यात 65,255 करोड़ रुपए था। क्या था, 65,255 करोड़ रुपए। जो हमारी इनकम है प्रति व्यक्ति आय 66 है, तो उससे थोड़ा सा कम। जो भारत के कुल व्यापारिक निर्यात का केवल 1.8% है, जो कि हमारे मध्य प्रदेश की स्थिति में गिरावट को दर्शाते हैं कि हम बहुत कमजोर राज्य है। क्योंकि भाई भारत की अगर जनसंख्या में हमारी हिस्सेदारी 6% से ज्यादा है, क्षेत्रफल भी हमारे पास बहुत ज्यादा है, हमारे खनिज संसाधन, हमारा फैक्ट्रीज, हमारा वन संसाधन, मतलब अगर भारत के वनों में हम 10% हिस्सा रखते हैं तो फिर हमारा निर्यात में भी 10% या 6-7-8% हिस्सा होना चाहिए, जबकि हमारा निर्यात में केवल 1.8% हिस्सा है। ये क्लियरली याद रहे। 2023-24 में मध्य प्रदेश के शीर्ष जिले कि जिन्होंने ज्यादा बेचा, सबसे ज्यादा हमारा इंदौर बेचता है। क्यों, क्योंकि इंदौर में हमने सेज बनाया हुआ है, वही पीथमपुर वाले जो सेज है, प्लस बहुत सारे कॉम्प्लेक्स है जो निर्यात करने का काम करते हैं, प्लस धार है, तो वही पीथमपुर आगे इंदौर और धार एक साथ चलेंगे भैया। तो इंदौर फिर धार की क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक निर्यात करने वाला जिला कौन सा है, तो वो सबसे ज्यादा इंदौर, फिर धार, फिर रायसेन, है ना, फिर सीहोर और सिंगरौली। तो क्या कैसे याद करेंगे, तो मैंने इसका कोड बनाया था खुद के याद करने के लिए, इधर ये एक शब्द लिखा है ना, इधर से इधर सुसु मत कर, इधर सुसु मत कर या सीसी मत कर, ऐसे याद कर लो। मैंने तो सुसु किया था, मैं लिटरली सही बोल रहा हूँ, मैंने खुद के, मैं ये आप सब लोगों को पढ़ाता हूँ ना, उससे पहले मैं खुद रट लेता हूँ, क्योंकि मुझे ये ऐसे पढ़ाते नहीं आता कि भाई मैं जाऊं
फिर मैं यहाँ बोर्ड पे देखूं कि क्या लिखा हुआ है, फिर मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊं। ये कार्यक्रम अच्छा नहीं है, वो टीचर को शोभा भी देता। ये सब टीचर को याद रहता है, उसकी समझ में अच्छा रहता है, तो वो चीजें अच्छे से समझा पाता है। इसलिए हमने इसको कोट बना के खुद के लिए याद कर लेते हैं, पांचों जिले। फिर ई से इंदौर हो गया, ध से धार हो गया और र से रायसेन हो गया। बड़ा क्लियरली याद हो गया। और इधर सुसु मत कर, मतलब कि सी और सी, तो सीहोर और सिंगरौली, बस ये 5 जिले आपको याद हो जाने। तो क्या ये आपके दिमाग में सेट हो गए 5 जिले? भाई मध्य प्रदेश में पूछा जाए कि सबसे ज्यादा निर्यात वाले जिले का क्रम बता दो, सबसे ज्यादा वाले जिले का नाम बता दो, सब कुछ ये आपके दिमाग में सेट हो जाए। इस क्लास के शुरू होने से लेकर अभी तक मैं आपको केवल 3 चीजें पढ़ाया हूं। प्रति व्यक्ति आय हमने भारत की और मध्य प्रदेश की तुलना की। दूसरे वाला पॉइंट हमने एफडीआई भारत की और मध्य प्रदेश की तुलना की। फिर हमने तीसरा पॉइंट जो निकाला वो एफडीआई के बाद निर्यात निकाला। निर्यात में हमने मध्य प्रदेश और भारत की तुलना की। तो क्या आप सब लोगों को ये पॉइंट क्लियर हुआ? साक्षी बताओ कि क्या ये क्लियर है? नेहा कमेंट करके बताओ कि आपको ये पॉइंट याद हो गया। रटना है, पूरा याद कर लेना है। एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न धर देते हैं, वो सीधे यहाँ से एक एक फैक्ट उठा करके एक एक आंसर बन जाता है, एक एक प्रश्न बन जाता है। अब आज आप सब लोगों को एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि हमने जबलपुर को एक नया नाम दिया है। वो जबलपुर को दिया गया नया नाम क्या है, वो आप सब लोगों को अगर कोई जो भी मुझे बताएगा ना, उसे अभी से बोल रहा हूँ मैं, अच्छा वाला 150 रुपए वाला डेयरी मिल्क उसे मिलेगा, ये बहुत बेहतरीन वाला। अगर मैं इंदौर में रहता है तो आज ही ले लेना, कहीं बाहर रहता है तो याद रखना, जब मिले तब ले लेना। अब बताओ, जबलपुर का नया नाम, हमने नया नाम नहीं रखा है, उसे एक संज्ञा दी है, एक उपनाम उसे हमने दिया है। वो क्या नाम है? वो जिसने भी बताया उसको पक्का मैं चॉकलेट देने वाला हूँ। चलो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम पढ़ते हैं कृषि। अब हम भारत की कृषि और मध्य प्रदेश की कृषि की तुलना करेंगे। तो वैसे तो इसका आधा काम हो चुका है, क्योंकि हमने जब क्षेत्रवार विभाजन देखा था तो हमने देख लिया था कि भारत में कृषि का योगदान 19% या प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 19%, जबकि मध्य प्रदेश में खूब ज्यादा है। लेकिन फिर भी कुछ बहुत कॉन्सेप्चुअल बातें ना, फैक्चुअल बातें हमसे पूछी जाती है यहाँ से, वो हमें याद होनी चाहिए। जबलपुरम, अरे फर्जी बातें करते हो तुम सब लोग, संस्कार नहीं, ये तो सब पुराने नाम है। इस साल एक नया हमने उसकी संज्ञा दी है, अगर किसी को वो याद है तो वो बता देना, नहीं जबरदस्ती कुछ तो भी संस्कारपुरम में, फलानापुरम में, ये वो ने सब मत लिखो। न्यायिक और सांस्कृतिक नगरी विकास गलत है भाई, कुछ नहीं, तुम फालतू बातें करते हो। भारतीय अर्थ, मैं बताऊंगा नहीं क्लास में, 2023-24 में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर समझते हो आप लोग? इस साल मैं अगर 10 रुपए कमाऊं और अगले साल में, पहले ये शब्द समझ लो भैया, वृद्धि दर मतलब क्या होता है? मान लो कि 2024 में मैंने 10 रुपए कमाए और मैंने 2025 में 15 रुपए कमाए, तो फिर मैं क्या कर रहा हूं, यहां से यहां तक वृद्धि दिखा रहा हूं। तो वृद्धि करने की एक स्पीड समझ में आएगी कि हमने 50% वृद्धि कर ली, तो हमने ये 50% वृद्धि की, वृद्धि की दर हो जाएगी। साल थोड़ी थोड़ी वृद्धि करते हैं हम, तो ये हमारा समझ पूछा जा रहा है। 2023-24 में कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर 1.4 थी, कितनी थी? 1.4 रही, जो 2022-23 की तुलना में 4.7 से कम है। मतलब हमने 2022-23 में कृषि के क्षेत्र में वृद्धि 4.5% के आसपास की थी, लगभग 4.7 की थी। तो आशा थी कि और ज्यादा करेंगे, लेकिन हम कम कर पाए, 1.4 ही पहुंच पाए। 2023-24 में भारत का जो खाद्यान्न उत्पादन है वो 332.22 मीट्रिक टन, उत्पादन 288 मिलियन टन था। ये याद रख लेना, बहुत आसान सा फिगर है, याद रह जाएगा। ये नहीं भी याद रखोगे तो ये नीचे का हिस्सा भले ही मत याद रखो, नहीं पूछेगा एग्जाम में, केवल ये वृद्धि दर एग्जाम में पूछने के चांस होते हैं, यही पूछा जाता है। अब यहाँ आ जाओ, मध्य प्रदेश की स्थिति देख लेते हैं। 2023-24 में मध्य प्रदेश फसल उत्पादन में 0.20 की वृद्धि ही दर्ज कर पाया। कितनी? बहुत कम वृद्धि है ये।
बहुत 0.20, जबकि मध्य प्रदेश तो फसल उत्पादन में बहुत एक नंबर वाला राज्य होता है। दलहन उत्पादन, अब हम इसको खोल रहे हैं, वहां नहीं खोला क्योंकि बहुत हो जाता है इतना, तो फिर आपको याद ही नहीं रह पाएगा, तो इतना सारा याद नहीं रह पाएगा भाई। अभी मैं कमेंट में देख लूंगा मार्बल नगरी, कपिल नहीं रे भाई, तुक्का मत मारो, तो कुछ तो भी तो तुक्का मत मारो, जो है वो रियल बताओ, नहीं याद है तो मत बताओ ना फिर। चलो, हमने मध्य प्रदेश में फसल उत्पादन में कितनी वृद्धि की, तो केवल 0.20 वृद्धि की। दलहन उत्पादन में हम इसको अंदर जा रहे हैं ना, क्योंकि खाद्यान्न या फसल में खाने की फसलें, दाल फसलें, तिलहन फसलें सब होगा, तो उनको देख रहे हैं। हमने दलहन उत्पादन में 42.62% की वृद्धि की, जो क्या है एकदम एक्सट्रीम लेवल की वृद्धि दिखा रहा है कि भैया पिछले साल आपने जो चना पैदा किया था, जो दालें पैदा की थी, वो अगर 100 थी तो इस साल हमने 142 चने पैदा कर लिए, 142 किलो चना पैदा कर लिए, जो 42% वृद्धि को दर्शाता है, और ये फिर से मध्य प्रदेश को दलहन स्टेट का दर्जा दिलाता है। तिलहन में वृद्धि हमने 7.23 की, ये भी बहुत बेस्ट वृद्धि थी। तो ये दोनों हमें याद रख लेना है। फसल के आगे ये पॉइंट यहाँ खत्म हो गया है ना, ये दो बातें हो गई। मैंने क्या कहा इनमें कि टोटल फसल में हमने टोटल अगर हम फसल में वृद्धि देखें तो वो बहुत कम है, 0.18% के आसपास है। कितनी वृद्धि है? 0.2%, ठीक है ना, 0.18 लिख दिया हमने। 0.20% मतलब बस 0.20% की वृद्धि हमने टोटल फसल उत्पादन में की। अगर लेकिन इसमें दलहन की बात करें तो दलहन में हमने खूब वृद्धि की, और अगर हम तिलहन की बात करें तो वहां भी लगभग 7% के आसपास की वृद्धि थी। यहाँ लगभग 40% की, राउंड फिगर में भी याद करोगे तो चलेगा, मैंने यार खुद राउंड फिगर कर दिया है। यहाँ 42 लिखा हुआ था, कहां गया, यहाँ 42 था, मैंने 40 कर दिया, यहाँ 7.32 था, मैंने 7 कर दिया, तो ये दोनों आपको याद हो जाए। अब हम आते हैं फसल के क्षेत्रफल में, एरिया में, कि कितने एरिया पे कौन सी फसल बोई जाती है उस पर। फसल 2023-24 में फसल क्षेत्र में 0.66 की वृद्धि हुई, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें इतने जंगल काट के लिए या जो मनुष्यली भूमि पड़ी थी उसको खेती योग्य जमीन बना करके फसल के एरिया में वृद्धि कर दी थी, इसलिए थोड़ा सा वृद्धि हुआ। 2023-24 में मध्य प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में देश में दूसरे स्थान पर रहा। यहाँ से एक फैक्ट काम का है, एग्जाम में सीधे पूछे जाने वाले प्रश्न है भाई। पिछले साल पूछा था दलहन उत्पादन में स्थान, तिलहन उत्पादन में, चावल उत्पादन में, तो वो यहाँ से भी रिलेटेड होती है चीजें, है ना, करंट अफेयर्स ज्यादा पूछा जाता है। तो पूरे देश में टोटल जितना खाद्यान्न हम पैदा करते हैं, अगर उसमें राज्यों की लिस्ट बनाई जाए तो सेकंड नंबर पे हम हैं, मतलब हमने सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन किया है। नहीं पता है सर, आप ही बता देना। हाँ तनिषा, मैं बता दूंगा, पहले ये पढ़ा दूं, आज का ये जो पढ़ाना है ये कंप्लीट करता हूँ, फिर मैं बताता हूँ। खाद्यान्न उत्पादन में हम पूरे इंडिया में सेकंड नंबर पर आते हैं। पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश आता है, तीसरे नंबर पर पंजाब आता है। तीनों राज्यों के नाम याद रख लेना। अगर पूरे भारत में सबसे ज्यादा खाना पैदा करने की, अनाज पैदा करने की, खाने वाला अनाज मतलब गेहूं चावल वाली बात हो रही है, तो उसमें मध्य प्रदेश सेकंड नंबर पे आएगा, उत्तर प्रदेश फर्स्ट नंबर पे आता है, याद रख लेना। हाँ, ये यूएमपी, वेरी गुड करुणा, अच्छा आपने ये कोड बताया। मध्य प्रदेश भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन में 7.7% हिस्सेदारी रखता है, जो अच्छी स्थिति को दर्शाता है। देखो उद्योगों के टाइम पे मैंने कहा था खराब स्थिति, निर्यात के टाइम पे, अरे भाई पूरे भारत में अगर 100 लोगों में मध्य प्रदेश में 7 लोग रहते हैं, 8 लोग रहते हैं, 6% जनसंख्या में हिस्सेदारी है, तो हर चीज में 6% से ज्यादा ही हो। जो यहाँ दिख भी रही है, देखो खाना पैदा करने में हम 7.5 हिस्सेदारी करते हैं, 7.7% हिस्सेदारी करते हैं। 2023-24 में धान का उत्पादन 13,705,000 टन हो गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 4.4% वृद्धि को दर्शाता है। ये बहुत अच्छी बात है, जिससे हमें कृषि कर्मण्य अवार्ड भी मिलता है और हमें मजा भी आ जाता है कि चलो हमने ज्यादा खाद्यान्न पैदा किया, मध्य प्रदेश के किसान संपन्न होते हैं। और आगे बढ़ो, अब हम पहले भारत का देख लेते हैं। गेहूं उत्पादन हमारा भारत का 113 मिलियन टन रहा, चावल उत्पादन 137 मिलियन टन रहा। भारत में 2023-24 में कुल सोयाबीन उत्पादन में 1.26 मिलियन टन,
और कुल तिलहन उत्पादन 39 मिलियन टन रहा और कुल दलहन उत्पादन 24 मिलियन टन रहा। ये आंकड़े नहीं याद कर पाओ तो टेंशन मत लेना, रटने की जरूरत नहीं है, केवल गो थ्रू करने वाले आंकड़े हैं, एक बार हमारी नजरों से सामने से निकल जाए। कोई ऐसा आंकड़ा एग्जाम नहीं पूछेगी, मतलब ये वाला पार्ट नहीं पूछेगी, लेकिन बच्चे को जानकारी हो इसलिए मैंने सामने लिखा हुआ है, पूछेगा यहाँ से। ये हर एक चीज बात याद रखनी पड़ेगी। गेहूं उत्पादन 2023-24 में 32,972 मीट्रिक टन हुआ, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5% की कमी को दर्शाता है। देखो भैया सिंपल सी बात है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। टोटल जो हम खाना पैदा करते हैं खाद्यान्न, उसमें मध्य प्रदेश ने 0.20% की वृद्धि की थी। अगर इसको मैं डिटेल में जाकर के देखूं तो दलहन उत्पादन में हमने 42% की वृद्धि कर दी थी। तिलहन उत्पादन में हमने 7.7 की वृद्धि कर दी थी। क्या कर दी थी? लेकिन अब गेहूं उत्पादन जो हमेशा मध्य प्रदेश करता है उसमें हो रही है कमी, और ये अकेली कमी है, इसलिए याद रख लेना कि 5.73% की हमने कमी की है। कितनी? 5.73% की हमने कमी कर दी। मध्य प्रदेश में कम गेहूं पैदा हुआ हर साल जितना होता है, जनरली हम जितना करते हैं। तीनों आंकड़े आप क्लियरली समझ आ रहे होंगे, यही से प्रश्न बनेगा अभी आपसे। सोयाबीन का उत्पादन 2023-24 में 66,75 हजार मीट्रिक टन हो गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.42 की वृद्धि है। तो ये देखो, पहले हमने दिखा, पिछली परीक्षा में हमें दिख रहा था कि भैया सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश जो है प्रथम की स्थान पर दूसरा राज्य बन गया, लेकिन हमने वृद्धि कर दी और अब हम फिर से ज्यादा पे आ गए हैं। तो याद रखना सोयाबीन उत्पादन में, अब वहां ये रटना मत कि टोटल कितना मीट्रिक टन, हजार टन पैदा हुआ, वो भले आंकड़ा मत रटना। रटना क्या है? वृद्धि या कमी। तो सोयाबीन के उत्पादन में हमने पिछले साल की तुलना में वृद्धि की और 5.7% के आसपास की वृद्धि हमने दर्ज कर ली। तो ये 5.7 नहीं 5.4 है, 5.4% की वृद्धि की, 42% की वृद्धि की, जिससे हम फिर से सोया स्टेट के उसमें मार्ग में आ गए। मध्य प्रदेश वैसे सोया स्टेट है, पूरे भारत में सबसे ज्यादा सोयाबीन हम पैदा करते हैं, लेकिन पिछले साल सोयाबीन कम पैदा हुआ था, तो हमारा एक फैक्ट फिर बदलना पड़ा कि सोयाबीन उत्पादन में हमारा प्रथम स्थान है कि दूसरा है। हमारा प्रथम स्थान फिर से है। याद रखना आज की तारीख में मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा सोयाबीन उत्पादन करने वाले राज्य हो गया है। तो यहाँ आ जाओ फिर से, जो इस वाले पॉइंट है, दलहन एवं तिलहन उत्पादन में 24% के योगदान के साथ मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। सोयाबीन उत्पादन में देश में हम प्रथम स्थान पर हैं, और मध्य प्रदेश मसाला और फसलों के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। ये चार बातें घुट्टी, एक ऐसी चाय पीते हैं ना, तो ऐसी चाय जैसा घुट्टी बना करके अपने अंदर पी लो। पूरे भारत में सबसे ज्यादा दाल पैदा करने वाला राज्य मध्य प्रदेश, सबसे ज्यादा तिलहन उत्पादन, या तिल नहीं बोल रहा हूं, तिल वाला राज्य दूसरा है। तिल किसको है? बगल में है, याद आया कोड मेरा कल वाला। तो तिल उत्पादन नहीं पूछ रहा, तिलहन बोल रहा है। तिलहन में सारी चीजें, सरसों, राई, जिनसे भी तेल निकलता है वो सारी फसल को मिला लो तो तिलहन फसल कहते हैं। जिनसे दाल बनती है उन सारी फसलों को मिला लो तो दलहन फसल बोलते हैं। तो कितनी सिंपल सी मैं आपको चार बातें रटवा रहा हूं, और वो चार बातें क्या है कि हमें दाल उत्पादन, दलहन उत्पादन, दाल नहीं बोल रहा हूं, दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश क्या है भाई? मध्य प्रदेश जो है वो प्रथम स्थान रखता है, फर्स्ट स्टेट है। फिर हम तिलहन उत्पादन में अगर बात करें, तिलहन सारी फसलों का मिला जुला, तो मध्य प्रदेश प्रथम स्थान रखता है भैया, फर्स्ट प्लेस है। फिर अगर सोयाबीन की बात करें तो कहीं पे कुछ भी लिखा हुआ रहे, आप छोड़ देना उसको, मैं जो बता रहा हूं वो पूरी तरह अपडेटेड और मध्य प्रदेश शासन का आंकड़ा है कि मध्य प्रदेश पूरे भारत में फर्स्ट स्थान रखता है। और चौथा पॉइंट और रट लो भैया कि मसाले की जो खेती होती है, कौन कौन से मसाले की खेती होती है? हल्दी की, मिर्ची की, धनिया पाउडर की, ये करते हैं ना मध्य प्रदेश में, हम इनकी खूब खेती करते हैं। तो इन खेती में, इन मसालों की खेती में भी हम पूरे भारत में
फर्स्ट स्थान पर है। ये चार बातें रट्टा मार लेना, कोई भी कहीं पे कुछ भी लिखा हुआ रहे, अगर चेंज आएगा, नया आंकड़ा आता है तो फिर मैं बताऊंगा। क्योंकि देखो क्या होता है, हर 3-3 महीने में फसलें आती हैं, तो कभी कभी कुछ ही फसल में कम ज्यादा हो जाता है, तो हमारा आंकड़ा 3-4 महीने में जो अग्रिम अनुमान भारत सरकार जारी करती है उसमें चेंज होता है। तो अगर ये चेंज होगा तो मैं खुद कराऊंगा, तुम लोड मत लेना, ये सब रट लो। फसल उत्पादन में हम टोटल खाद्यान्न उत्पादन में हमारा स्थान, खाद्यान्न उत्पादन में हम सेकेंड स्थान रखते हैं। दलहन में हम प्रथम है, तिलहन में प्रथम है, सोयाबीन में प्रथम है, और मसाले में हम पहला स्थान रखते हैं। क्लियरली याद हो गया? और आगे बढ़ो भाई, चलो तो आगे बढ़े। ये वाला पॉइंट हमारा पूरा हुआ, ये हमने पूरा देख लिया है। इसलिए ये क्विंटल क्विंटल याद मत करते फिरना कि हमने टोटल भारत में 331 टन याद, ये ऐसे आंकड़े मत याद करो, केवल वृद्धि और कमी याद की जाती है। अब हम यहाँ पशु भी पाल लेते हैं मध्य प्रदेश का, और भारत का पशुपालन देख लो, थोड़ा सा है, बहुत बड़ा तो है नहीं। चलो भारतीय अर्थव्यवस्था में हम एक पॉइंट देख लो, भारत विश्व में दुग्ध के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। भाई दूध सबसे ज्यादा विश्व में कहाँ पैदा होता है? तो भारत में पैदा होता है। बरकरार है उनमें पहले स्थान पर। 2024 में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 460 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन थी। ये 1 जून 2024 का आंकड़ा हम दे रहे हैं। और भारत में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाले 3 स्टेट थे। ये पिछले साल सेम टू सेम है, पिछले साल के और इस डाटा में कोई चेंज आया ही नहीं। पहले उत्तर प्रदेश था, दूसरे नंबर पर राजस्थान था, और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश था। सेम टू सेम इस साल भी 15% दूध पूरे भारत का यूपी, 14% दूध पूरे भारत का राजस्थान, और लगभग 7.5 या 8% के आसपास हम मध्य प्रदेश पैदा करता है। तो ये याद रख लेना, मध्य प्रदेश दूध उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। मध्य प्रदेश की स्थिति, मध्य प्रदेश देश दूध उत्पादन में तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। 22-23 में जो प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता थी वो बढ़ गई है, मतलब हमने 591 ग्राम प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन से 664-44 ग्राम प्रति व्यक्ति तक पहुंच गए हैं। दूध उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 5.88% की वृद्धि हुई है। तो दूध उत्पादन में भी वृद्धि कर ली। मसाले में हम पहले पे आ गए, दलहन में पहले पे आ गए, तिलहन में पहले पे आ गए, खाद्यान्न में दूसरे पे है। सारे आंकड़े फिक्स अपने दिमाग में रख लो, एक प्रश्न यहाँ से जरूर आएगा। क्लियरली मेंशन हो गया? आगे बढ़ो, चलो यहाँ आओ। अब हम खनिज उत्पादन की बात कर लेते हैं। खनिज उत्पादन में भाई भारत में हमारा कौन सा स्थान है वो रटना है। अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश का स्थान, तांबा अयस्क, मैग्नीज अयस्क और हीरे, इन तीनों में हम क्या है? पहले स्थान पर। कैसे? तांबा, मैग्नीज और हीरा, इसको यहां लिखो, तांबा, मैग्नीज और हीरा, है ना। तो तुमने ये कहा कि तुम ही हो मेरे हीरो, तो ये एक लाइन है, मैंने याद करने के लिए खुद के लिए बना ली थी। तुम ही हो मेरे हीरो, तो मध्य प्रदेश ही है मेरा हीरो। तुम ही हो मेरे हीरो, मध्य प्रदेश ही है मेरा हीरो, ठीक है। तू से तांबा, ये ता से क्या है? तांबा, म से मैग्नीज और ह से हीरा, इन 3 चीजों के उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान रखता है। क्या ये दिमाग में घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है? बता दो। उमा बताओ एक बार, तनीषा, प्रिया एक बार कमेंट करके बताओ कि क्या ये जो मैंने बात बोली है घुस गई अपने दिमाग में। अब देखो प्रथम स्थान पर है हम इन 3 जो तुम ही हो मेरे हीरो, मैंने ऐसे कोड बना दिया और आपको ये याद भी हो गया। चलो भाई अच्छा है, हिरेन याद हुआ, वंदना, चलो बहुत बढ़िया भैया। आगे बढ़ते हैं। रॉक फास्फेट में हम दूसरे स्थान पर हैं। तो ये देखो रॉक कैसे लिखते हैं? रॉक, ये र आपको 2 जैसा नहीं दिखता कि मुझे तो दिखता है भैया, मेरी तो देखने की ताकत ही ऐसी है कि मैं इसमें यही देखता हूं जो मुझे देखना होता है, ठीक है। तो हमें जो देखना है वो हमने उसमें देख लिया। तो रॉक में हमें दिखा ही दो, तो दूसरा स्थान रॉक फास्फेट में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। ये मैं कहां से पढ़ा रहा हूं? तो जो मध्य प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे उसमें लिखा हुआ है, मैंने मन से कुछ भी नहीं छापा। चूने पत्थर, है ना। देखो
चूना पत्थर हम किसको लगा रहे हैं? 3 लोगों को। चूना किसको लगाया जाता है? देखो 3 गलतियां माफ होती है ना, तो वैसे 3 बार चूना लगाओगे तो माफ हो जाएगा। चौथी बार चूना लगाना है मुझे, तो फिर मैं माफ नहीं करूंगा। तो देखो बड़ी सिंपल सी बात है, 3 बार लगा दो चूना। क्या लगा दो? चूना। तो पहले नंबर पे हमने किया कि तुम ही हो मेरे हीरो, पहला याद हो गया। दूसरे नंबर पे 2 लिखा हुआ था रॉक फास्फेट में, तो 2 नंबर है रॉक फास्फेट में। तीसरे में हम 3 बार लगा दिए चूना, तो 3 बार में लगा दिया चूना, इसलिए याद हो गया। तीनों लोग मिलके चूना लगा दिया, और ठीक है तीनों लोग मिलकर के चूना लगा दिया भैया। कोयला, ये कोयला जो है ना वो चौथे स्थान पर है। हमने कोयले में हम कौन से स्थान पर हैं? चौथा। बड़ा आसान है, याद करो। कोयले चौथे स्थान। देखो तुम ही हो मेरे हीरो पहला, रॉक फास्फेट दूसरा, चूना लगा दिया तीसरा, चूना सफेद था काले पड़ गए चौथा। ठीक है, चौथे में कोयले पे। तो वैसे भी कोई मर जाता है तो उसको कोयले जलाते हैं ना। कृष्णा सर बहुत अच्छे से याद कर सर। हाँ, ये कृष्णा सर ने याद करा दिया है। चलो अगर याद करा दिया तो भैया ठीक है, रिपीटेशन हो जाएगा। देखो मैंने तो ये कहा था कि मेरे टीचर जो पढ़ाएंगे मैं उन सबको फिर से पढ़ाऊंगा। मैं 10 की 10 यूनिट फिर से पढ़ाऊंगा, तो बहुत बार ऐसा होगा कि वो उस टीचर ने पढ़ा दिया हो मैं भी पढ़ा रहा हूँ। तो आपको अगर उनका याद है तो फिर मेरा मत पढ़ना, इस वीडियो को ऑफ करके थोड़ी देर बैठ जाना, चाय पी लेना, आराम कर लेना, है ना। लेकिन क्योंकि मैं तो व्यक्तिगत रूप से आप लोगों को बुलाया, मतलब आप सब लोग जिम्मेदारी के साथ मेरे कारण यहाँ बैठे हैं, इस क्लास को ज्वाइन किया, तो मेरी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने अपने टीचर्स को तो सबको बोल ही रखा है कि जितना याद करा सकते हैं, जहां जितना अच्छा समझा सकते करना है, लेकिन मैं वो सब बातें फिर से कराऊंगा, मुझे वो रिस्क नहीं लेना है। सर याद करवा दिया है कृष्णा सर ने, बहुत बढ़िया भाई। कृष्णा सर को थैंक यू बोल देना एक बार अच्छे से कि उन्होंने ये याद करा दिया। चलो लोहा का उत्पादन और बॉक्साइट उत्पादन में हमारा 6ठा स्थान है। चलो अब यहाँ का मध्य प्रदेश पायरोफ्लाइट के उत्पादन में भी अग्रणी राज्य, हम पहले स्थान पर आ गए हैं। ये पायरोलाइट बहुत सारे राज्य करते ही नहीं है। देश में 41% उत्पादन हम करते हैं। पायरोफ्लाइट के भंडारण में छतरपुर, शिवपुरी और टीकमगढ़ प्रथम स्थान पर है। ठीक है, याद रखोगे छतरपुर, शिवपुरी और टीकमगढ़ 3 जिलों में हमारे यहाँ पायरोलाइट नाम का जो खनिज होता है उसका भंडारण है। और मध्य प्रदेश पूरे भारत के पायरोलाइट में 41% योगदान देकर पहला राज्य बनता है सबसे ज्यादा उत्पादित करने वाला। लोह अयस्क में कृष्णा सर ने 5th बताया। भाई देखो कृष्णा सर ने 2024 का आंकड़ा बताया होगा तो ठीक है, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं ये 2023 का जो भारत सरकार का रिपोर्ट आता है इकोनॉमिक सर्वे का। तो अब इसमें उलझना मत कि मैंने अलग पढ़ा दिया, कृष्णा सर ने अलग पढ़ा दिया। हम दोनों आपस में डिस्कस कर लेंगे। ऑथेंटिक सोर्स मैंने आपको सामने रख दिया कि मैं कहां से पढ़ा रहा हूं, आप इसको रट्टा मार लो। क्योंकि हर 3 महीने में क्या प्रॉब्लम हो रही है, कृष्णा सर पढ़ाते हैं करंट अफेयर्स से, मैं पढ़ाता हूं सर। मैं अगर मेरे पास आज भी न्यूज़पेपर में लिखा हुआ आ जाए कि लोहे उत्पादन में हमारा तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा कौन सा स्थान, मैं पढ़ाऊंगा फिर भी कौन सा, मैं फिर भी 6ठा स्थान पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं केवल और केवल भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन के जो सरकारी आंकड़े प्रकाशित होते हैं वो पढ़ाता हूं। मैं पेपर के, करंट अफेयर्स की किताबों की बातें नहीं मानता हूं, इसलिए मेरे आंकड़े थोड़े से दूसरे टीचरों से अलग होते हैं। क्योंकि मैं ऐसे आंकड़े पढ़ाऊंगा कि मैं अगर मेरे बच्चे को पढ़ा दिया तो वो बच्चा खड़ा हो जाए आयोग के सामने कि भैया सर ने ये पढ़ाया था और इसका ये आधार है, इस कारण से ये इसका भारत सरकार ने कागज में लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश सरकार ने कागज में लिख कर दिया है। तो मैं उन आंकड़ों पर बात करता हूँ, टेंशन मत। तो फिर होशियार बन रहे हो बार बार वही कमेंट की 5वें नंबर। अरे ठीक है ना भाई, करंट अफेयर्स में अगर पूछा जाएगा आपसे कि 2024 में हम कौन से स्थान पर हैं तो 5वां बताना। और अगर वो आपसे ये पूछे, अगर आज की तारीख में वर्तमान पूछ ले तो 5वां बताना। और अगर हमसे वही, क्योंकि एग्जामिनर क्या पूछता है, एग्जामिनर हमसे सरकारी आंकड़ा पूछता है, सरकारी आंकड़े की बात करता है ना, तो हमसे इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़े पूछे जाएंगे। और इकोनॉमिक सर्वे में हम 6ठे स्थान पर दर्शाए गए हैं, इसलिए मैं 6ठा पढ़ा रहा हूं। डिफरेंस समझ में आ गया?
वर्तमान में आंकड़ा पूछे तो पांचवा बोलना, और अगर 2023-24 का आंकड़ा पूछे तो फिर क्या बोलोगे, छठा स्थान। क्लियर है, ये मेंशन समझ गए, दिमाग में इस बात को सेट कर लेना। दो अलग अलग टीचर क्यों अलग अलग बातें कर रहे हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स से अपडेट करते हैं कृष्णा सर, मैं नहीं करता, मैं केवल अपडेट करता हूं सरकारी आंकड़ों से। मैं जब भी कोई चीज पढ़ाता हूं तो सरकारी कागज पे देखकर पढ़ाता हूं, ठीक है। आगे बढ़ो, ये तीनों जिले रट लेना भाई, छतरपुर, शिवपुरी और टीकमगढ़, इनमें कोई भेदभाव ना रहे, तीनों भाग बहुत अच्छे से याद रहे, छतरपुर, शिवपुरी और टीकमगढ़, ठीक है। छतरपुरी मतलब छतरपुर, शिवपुरी और टीकमगढ़ तीनों याद हो जाएंगे। इस चक्कर में हम कहीं बात को यूं पलट गए, हम इधर उधर हो गए। चलो, भारतीय अर्थव्यवस्था में बाकी के जो खनिज है उनके भंडारण की स्थिति देख लो भाई। भंडारण की स्थिति में मध्य प्रदेश देश का कोयला उत्पादन में 8% कोयला पैदा करता है, रटना है। कोयले में स्थान चौथा है, पैदा करता है 8%, रटना। कोयला हम चौथे स्थान पर 8% कोयला पैदा करते हैं। चूना, चूने में हम तीसरे स्थान पर है और 9% कोयला पैदा करते हैं, यहाँ हम चौथे स्थान पर है और 8% पैदा करते हैं। लोहे में मेरे हिसाब से छठे और कृष्णा सर के हिसाब से पांचवे, दोनों याद रखने, कब पूछा जाएगा क्या तो क्या हिसाब से आंसर करना। तो लोहा हम पूरे भारत का केवल 1% पैदा करते हैं, 1 नंबर लोहा पैदा करते हैं हम। तांबा 73% करके सबसे पहले नंबर पे है। मैग्नीज 26% करने के बाद सबसे पहले नंबर पे है। बॉक्साइट में 3% पे है, ठीक है। आगे रॉक फास्फेट पैदा करते हैं हम 29% और दूसरे स्थान पर आते हैं, ठीक है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पिछली परीक्षा में उसने एक प्रश्न पूछा कि दो कौन से ऐसे राज्य जो मिलकर के 50% से ज्यादा पैदा करते हैं, ऐसा प्रश्न पूछ लिया, इसलिए ये परसेंट बताना जरूरी है। तो ये याद रख लेना, मध्य प्रदेश में देश का 90% डायमंड भंडार पाया जाता है। बहुत अच्छे से इस बात को याद कर लो। देश में कुल लाइम स्टोन भंडार का 9% मध्य प्रदेश में है। मिनरल ऑक्शन के लिए मध्य प्रदेश सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिल चुका है। मिनरल ऑक्शन माने हम खनिजों का उत्खनन करते हैं, मिनरल्स का ऑक्शन करते हैं, मतलब वो बेचते हैं ना खदान, उस वो वाला ऑक्शन, उसके लिए हमको नेशनल अवार्ड मिला हुआ है। ये बातें बहुत अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर लो। अगर ये आपके दिमाग में सेट हो गई तो बहुत अच्छी बात है भैया। ये अपने काम की बातें थी, ये सब तक रट लेना एक एक पॉइंट। अब अगला वाला पार्ट जो है वो इसी चैप्टर का, भी पहला टॉपिक खत्म नहीं हुआ, छठी यूनिट का और बचा है, थोड़ा सा और है, उसमें हम बहुत सारी अपडेटेड चीजें और एड ऑन करने वाले हैं। तो फिर वहां रास्ते, परिवहन, सड़क सबको अपडेट कर लेंगे। ये सब यहाँ तक रट लेना। आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं क्योंकि अब मुझे फिर से दूसरी क्लास लेनी है, वहां हम एक पॉइंट याद करने वाले पॉइंट पे बात करेंगे। तो सबको विशेष रूप से धन्यवाद भाई। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सब लोग इसको अच्छे से याद कर लेना, नोट डाउन करना हो तो नोट डाउन करो, नहीं करना है तो जैसा करना है वैसे याद करो। मुझे तो याद से मतलब है, क्योंकि जिस दिन छठी यूनिट खत्म हो गई मैं स्पेशल आपकी इस क्लास के बच्चों का एक टेस्ट लूंगा भैया। थैंक यू।